अस्सलाम वालेकुम। आवाज क्लियर है मेरी? ओके, राइट। वालेकुम अस्सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल, माशाल्लाह। गुड। तो आज का लेक्चर हमारा आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन पर है, ठीक है। और आज हम एक थोड़ा सा मिक्स पिक्चर लेके चलेंगे कि हॉस्पिटल के अंदर आउटब्रेक और कम्युनिटी आउटब्रेक किस तरह से उसको मैनेज करते हैं। कंपोनेंट्स उनके जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम सेम है, लेकिन जब आप कम्युनिटी में करते हैं इन्वेस्टिगेशन तो बहुत बड़े लेवल पर हो जाती है, और हॉस्पिटल की जो होती है वो टारगेटेड होती है। तो आप लोग आज अपनी एज यूजुअल ब्रेन स्ट्रॉमिंग साथ साथ करेंगे। तो अब मुझे कौन बताएगा कि आउटब्रेक से आप क्या समझते हैं? जी बिल्कुल सही, मानो चौधरी। इम्पोर्टेंट लेक्चर है और बहुत ट्रिकी भी। जनाब, कोई एक एग्जांपल आउटब्रेक की। राइट। सी डेफिसिल, यस। मीजल्स आउटब्रेक, एक से ज्यादा पेशेंट्स में, यस। यस, कोविड बहुत बड़ा आउटब्रेक, जो कहते हैं कि हर सदी में एक बड़ी इस तरह की कोई एक वबा आती है, और इस सदी की वबा कोविड है। स्वाइन फ्लू। ओके, राइट, ठीक। आज का थोड़ा सा लेक्चर शॉर्ट एंड स्मार्ट है, उसी में से हम समझेंगे कि हमें करना क्या है, ठीक है। डेफिनेशन अगर हम देखें तो hospital acquired infection outbreak are defined as an increase in the number of hospital acquired or healthcare facility acquired cases of disease among patients or staff over and above the expected number of cases। जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उससे ज्यादा नंबर हो जाए, ठीक है। और किसी में भी हो सकती है, ये पेशेंट्स में भी हो सकती है, स्टाफ में भी हो सकती है, हॉस्पिटल में भी हो सकती है और कम्युनिटी में भी हो सकती है। एक सिटी में हो सकती है, विद इन एक गली मोहल्ले में हो सकती है, विद इन अ सिटी, विद इन अ कंट्री एंड विद इन अ वर्ल्ड। कहीं कहीं पे भी हो सकती, कितना भी बड़े लेवल पर हो सकती है और छोटे लेवल पर भी, ठीक है। The expected number of the cases can be determined through ongoing disease surveillance. This involves systemic collection of the numerator and denominator data using standardized case definition and surveillance method. किसी हद तक हमने कल सर्वेलेंस में भी कुछ चीजों को देखा था, ठीक है। और आपकी इसकी जो आउटब्रेक इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत अच्छी आपको उसी वक्त मिल सकती है अगर आप कोई सर्वेलेंस कर रहे हो। लेकिन अगर कोई इस तरह की आउटब्रेक होती है तो भी आप कोई स्टैंडर्डाइज डाटा यूज करते हुए उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि क्या यूजुअल नंबर से ज्यादा केसेस एक जैसी डिजीज के आना शुरू हो गए हैं कहीं पर भी, कम्युनिटी में या हेल्थ केयर सिस्टम में, पेशेंट्स के साथ या कम्युनिटी के लोगों में या स्टाफ के साथ।
Where HAI's outbreak can occur comprises both in patients and outpatient setting, including but not limited to hospital. कहीं भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा नर्सिंग होम्स, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, क्लिनिक्स, डायलिसिस और कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर्स, ambulatory surgery centers, physician office, dental clinic, laboratories, and any other facility which provides healthcare or diagnostic services to individual, whether public or privately owned. क्या हो सकता है? डेफिनेशन ऑफ द कॉमन हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल, an influenza or influenza like illness outbreak is defined as 3 or more cases of influenza like illnesses in a defined setting within a 3 days period. आपका टाइम एक वो है, उसकी सेटिंग है, फिर प्लेस है कहाँ पर, हॉस्पिटल के अंदर, और पर्सन इन्वॉल्व कौन है, हो सकता है पेशेंट्स। तो जब भी आप एपिडेमियोलॉजिकली कुछ चीजों को देख रहे होते हैं तो आपको टाइम, प्लेस एंड पर्सन, 3 चीजों को देखना होता है। टाइम सेटिंग क्या थी, ड्यूरेशन क्या था, कौन लोग इन्वॉल्व हुए, और एरिया कौन सा था, सेटिंग कौन सी थी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल यूनिट, लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज एक्सेट्रा, या ऑपरेशन रूम, 1 or more लेबोरेटरी कंफर्म केसेस ऑफ द इन्फ्लुएंजा विद इन अ 3 days पीरियड इन अ लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी, या और in increases absenteeism in association with the influenza like illnesses or laboratory confirmed influenza in healthcare workers। अचानक से लोगों ने छुट्टियां करना शुरू कर दी और एक जैसी कंप्लेंट्स के साथ छुट्टियां शुरू कर दी उन्होंने, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस आ रही है, या लेबोरेटरी कंफर्म करी है कि इन्फ्लुएंजा की ये रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके टेस्ट के अंदर। तो आप उससे क्या समझेंगे कि इससे आपकी इन्फ्लुएंजा की एक डेफिनेशन बन रही है कि इन्फ्लुएंजा के साथ ये चीजें हो रही हैं, किन लोगों में आ रही हैं, किस जगह पर आ रही हैं, कंफर्म कैसे हो रही हैं। इसी तरह से एक और डिजीज है नोरोवायरस। नोरोवायरस डायरियल कॉज करता है, और आउटब्रेक इज डिफाइंड एज ऑनसेट ऑफ 2 or more epidemiologically linked cases within a 3 days period, where a case is defined as someone with 2 or more episode of vomiting or 3 or more episode of diarrhea within 24 hours। अब यहाँ पे टाइम भी सेट हो गया, और हो किस में रहा है कि रिपोर्ट आई है पब्लिक में कि कुछ लोग उनके साथ इस विद इन 3 days के अंदर या विद इन 24 hours के अंदर लोगों को इतनी वॉमिटिंग और इतना डायरिया हो रहा है। तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे हो सकता है नोरोवायरस का आउटब्रेक हुआ, तो उसको लेबोरेटरी टेस्टिंग फिर करके कंफर्म किया जा सकता है कि हो सकता है कौन सा वाला बैक्टीरिया इसमें मौजूद है। अभी किसी ने एग्जांपल दी थी क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल इन्फेक्शन CDI की। Outbreak is defined as 3 or more epidemiologically linked CDI cases within a period of the less than 7 days। अब आप देखें कि डिजीजेस के ड्यूरेशन भी कम है, जो हम देख रहे हैं कि टाइम क्या, तो कहीं पर वो कह रहे हैं विद इन 24 hours, कहीं पे कह रहे हैं विद इन 3 days, कहीं पे कह रहे हैं लेस देन 7 days। तो अगर हम किसी चीज की इन्वेस्टिगेशन करते हैं और अभी लेबोरेटरी कंफर्म चीजें नहीं है, तो हम इन सारी जो डेज है उसके बेस पे भी हम हाइपोथेसाइज कर सकते हैं कि इस डिजीज का आउटब्रेक हुआ होगा, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाती है कंफर्म करने के लिए कि ये सेम डिजीज का आउटब्रेक कम्युनिटी में या विद इन हॉस्पिटल सेटिंग अमंग स्टाफ या हेल्थ के पेशेंट्स आ गया है। इसी तरह से मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म का भी आउटब्रेक हो सकता है। Outbreak is defined as an increase in the number of the facility acquired MDRO multi-drug resistance organism cases above and beyond the endemic, जो भी baseline थी उसकी उससे ज्यादा बढ़ गया है, level in the certain facilities unit during a specific time period, within a week, maybe within a 2 weeks, within a month, and may include an increase in case of the methicillin resistant staphylococcus aureus। हो सकता है MRSA का आउटब्रेक हो सकता है वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोकस का आउटब्रेक हो सकता है कार्बापेनम रेजिस्टेंस क्लैप्सिली निमोनिया का हो, या हो सकता है कि कार्बापेनम रेजिस्टेंस एंटेरोबैक्टीरिया का, या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस एसिनोटोबैक्टर या सूडोमोनास, जिसका आजकल हम बहुत बुरी तरह से शिकार हैं और हमारे हॉस्पिटल्स में
CRKP एंड CRE को हम फाइट कर रहे हैं, MDROs के अगेंस्ट हम लड़ रहे हैं, or any other multi-drug resistance to or more infections within the same organisms in patient receiving the same procedure within a short period of time. For example, invasive staphylococcus infection in patient undergoing epidural or intra-articular injection. एक जैसा प्रोसीजर हुआ और पेशेंट को सेम ऑर्गेनिज्म आना शुरू हो गए, या पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन सच एज बैक्टीरियल और फंगल। तो कोई भी किसी भी चीज में या किसी प्रोसीजर में किसी एक सेम टाइम पर एक जैसा ऑर्गेनिज्म आना शुरू हो गया, तो इट मींस कि दिस इज द मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म आउटब्रेक हुई है। A single case may constitute an outbreak, एक सिंगल केस को भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वैंकोमाइसिन इंटरमीडिएट स्टेफिलोकोकस ऑरिसिस, वीजा बहुत कम होता है। वीजा का अभी तक जो रेजिस्टेंस है वो इतना नहीं आ रहा है। वैंकोमाइसिन इंटरमीडिएट स्टेफिलोकोकस ऑरिसिस अब आपने देखा एक पेशेंट के अंदर आ गया है, या वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरिसिस वर्षा आ गया है जो हमारे यहाँ नहीं होता, तो उसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये आउटब्रेक है। Any unusual multi-drug resistance organisms with an unusual resistant pattern referring resistance to the critical antibiotics. ऐसी कोई भी एकदम से MDROs किसी एक पेशेंट का आया जो कि अनयूजुअल था, क्योंकि वो अगेंस्ट एक ऐसी एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंट हुआ जो नहीं होती, या कोई बहुत ही क्रिटिकल एंटीबायोटिक है, तो वो भी आपका आउटब्रेक की जो केस डेफिनेशन है उसके अंदर फॉल करेगा। Legionellosis, if the patient has been in the healthcare facility for an entire incubation period 10 days के अंदर। Legionellosis आपको पता है ना कि किस तरह से वाटर बॉर्न डिजीज है, और जो वार्म वाटर्स होते हैं उसके अंदर और हम आमतौर पे पानी इस्तेमाल करते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर ट्रीटेड वाटर, उसमें अगर किसी को हॉस्पिटल्स के अंदर किसी एक पेशेंट या एक स्टाफ के अंदर भी आ गया, इसका मतलब है कि ये लेजियोनेलोसिस का आउटब्रेक है विद इन हॉस्पिटल। इसी तरह से acute hepatitis B or C in patient who had an invasive procedure during the incubation period and no other risk factor for hepatitis. For example, bronchoscopy कर रहे हैं या एंडोस्कोपी कर रहे हैं, और वहां पे किसी पेशेंट के अंदर विद इन टाइम पीरियड, जो इंक्यूबेशन टाइम पीरियड है उसके अंदर किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस बी या सी हो गया और उसका कोई और रिस्क फैक्टर नहीं था, तो ये भी एक आउटब्रेक कहलाएगा। पोस्ट प्रोसीजर इन्फेक्शन विद एन अनयूजुअल ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल invasive fungal infection after epidural procedures in immunocompetent patients, कीमो के पेशेंट्स हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं, HIV के पेशेंट हैं, या ऐसे पेशेंट्स हैं उनके अंदर एकदम से कोई फंगल इन्फेक्शन आ गया, क्योंकि आमतौर पे फंगल इन्फेक्शन बहुत बुरी तरह से अटैक करता है इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स को। तो ऑन्कोलॉजी का एरिया है या बहुत ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज या ट्रांसप्लांट एरियाज के अंदर जहाँ पे इम्यूनो सप्रेशन मेडिसिन दे के पेशेंट को इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया जाता है, और वहाँ पे कहीं फंगल इन्फेक्शन का और एक सिंगल पेशेंट भी आ गया तो उसका आउटब्रेक कहलाएगा। क्लियर? इसके अलावा और आउटब्रेक जो आउटब्रेक्स होती हैं डिजीजेस की, उसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? फॉर एग्जांपल, अ चिकन पॉक्स इज डिफाइंड एज 3 or more केसेस इन अ लॉन्ग टर्म फैसिलिटी विद इन 1 इंक्यूबेशन पीरियड। चिकन पॉक्स का आउटब्रेक हो गया। या pertussis outbreak is defined as 2 or more cases clustered in time, for example case occurring within 42 days of the each other and space, for example in one building, किसी एक जगह पर, चाहे वो कम्युनिटी हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, मार्केट हो, या कोई ऐसी जगह जहाँ पे लोग क्लस्टर में जमा होते हैं, where transmission is suspected to have occurred in that setting, for example nosocomial transmission in a hospital with at least 1 case culture or PCR confirmed. A foodborne disease outbreak is defined as 2 or more persons who experience a similar illness after ingestion of a common food. किसी एक जगह से समोसे लेके खा लिए, कहीं से चने की चाट लेके खा ली,
कहीं बाहर का दूध ऐसे एक ही दुकान से लेके पी लिया, तो वहां पे जो सेम एक्सपीरियंस करे सिमिलर इलनेस इन दो या दो से ज्यादा लोगों पे, नॉट टू एक्सेप्शन, वन केस ऑफ द ब्लूटिज्म और केमिकल पॉइजनिंग। ब्यूटिलिज्म भी ऑल्सो एक इन्फेक्शन है जो जो टेन कैनन जो फूड्स होते हैं उनसे हो सकता है, या केमिकल पॉइजनिंग। तो उसको वो कहते हैं कि वन केस ऑफ ब्यूटिलिज्म और केमिकल पॉइजनिंग कॉन्स्टिट्यूट एन आउटब्रेक, वो भी आउटब्रेक में एक केस भी होगा तो वो आउटब्रेक में काउंट होगा। A waterborne disease outbreak is defined as two or more persons who experience a similar illness after consumption or use of the common water source. आपने देखा होगा कभी, आप पता चलता है कि एक ही मोहल्ले में एकदम से बहुत सारे लोगों को डायरिया के साथ आना शुरू हो गए, तो हो सकता है कि वो फूड बॉर्न भी हो सकता है और वाटर बॉर्न डिजीज भी हो सकती है, ठीक है। और वो लोग एक जगह से सोर्स ऑफ वाटर यूज किया और एक जैसी इलनेस के साथ आ रहे हैं। इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक एक चार्ट है कि आपको आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन करनी किस तरह से है, उसके चार्ट के साथ हम जाएंगे। स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? आपको ये आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन की 10 स्टेप की स्क्रीन नजर आ रही है? ओके राइट, ठीक है। तो इसका मतलब मेरी आवाज भी आ रही है? ओके राइट, ठीक है। ये इसको बहुत डिटेल से डिफरेंट जगहों पे देखा, नेट पे सर्च करें अगर आप तो आपको मिल जाएगा। इसको बहुत डिटेल से भी बताया गया है। आमतौर पे 10 स्टेप्स इसमें यूज किए जाते हैं और उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके ऊपर फिर एक्शन प्लान किया जाता है। तो जो आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन के 10 स्टेप्स हैं उसका एक चार्ट मुझे बड़ा अच्छा सा मिल गया, तो मैंने कहा मैं आपके साथ इसी पे हम शेयर करते हैं। अगर आप फर्दर इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है। सबसे पहला जो स्टेप है, प्रिपेयर टू इन्वेस्टिगेट, आइडेंटिफाई आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन टीम। सबसे पहले आपके पास वो टीम को आइडेंटिफाई करना है जो आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन में पूरा थ्रू आउट प्रोग्राम इसमें काम करेगी। रिव्यू साइंटिफिक लिटरेचर, और फिर उससे रिलेटेड जितने भी लिटरेचर्स हैं उसको रिव्यू करना है। फॉर एग्जांपल अभी जो हम बात कर रहे थे क्लोस्ट्रेडियम डेफिसिल की या टीबी की, तो उससे उससे रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ें कि किस तरह से वहाँ पे आउटब्रेक हुई, क्या क्या सोर्स हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन कैसे की है, डिफरेंट किस्म की एस्पेक्ट्स उसको देख के उससे हेल्प ली जा सकती है। डिटरमाइन इफ इमीडिएट कंट्रोल मेजर्स आर नीडेड, और फिर ये देखना है कि वो कितना इमरजेंसी है, कितना जरूरी है कि उसको फौरन फौरन उसको उस पर काम करना है। सेकेंड स्टेप ये है, वेरीफाई द डायग्नोसिस एंड द कंफर्म आउटब्रेक, गेट लेबोरेटरी कंफर्मेशन। लेबोरेटरी का इसके अंदर डिफरेंट किस्म की इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन होती हैं, डिपेंड के डिजीज किस तरह की है, आउटब्रेक क्या है, क्या आपको वहाँ पे मॉलिक्यूलर हेल्प चाहिए, बैक्टीरियोलॉजिकल, फंगल, पीसीआर चाहिए,
उस जो जिस तरह से भी आपको हेल्प चाहिए होगी वो उसकी लेबोरेटरी के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ इस पे काम कर वर्किंग होती है। तो कलेक्ट स्टूल स्टेप स्पेसिमेन फ्रॉम इल पर्सन, अगर कुछ ऐसा आउटब्रेक लग रहा है जहाँ पे क्या स्पेसिफिक चीजें चाहिए उसके हिसाब से आप उनके लैब्स लेंगे। परफॉर्म बैक्टीरियोलॉजिकल, वायरोलॉजिकल और पैरासिटिक टेस्टिंग एट दी, ये जो एक किसी का चार्ट है जिनका उन्होंने अपने हॉस्पिटल में इसको किया था। लिंक पेशेंट एंड एनवायरमेंट स्पेसिमेन फॉर द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्लस फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो पीएफजीई करते हैं। उसके बाद आप केस डेफिनेशन को स्टैब्लिश करेंगे। थर्ड स्टेप जो है, establish a set of the standard criteria for the deciding who are an ill person related to the outbreak, केस पेशेंट कौन सा है। नैरो और ब्रॉड, कंफर्म, प्रोबेबल एंड सस्पेक्टेड, तीनों चीजों को सामने रखेंगे। ठीक है, उसके बाद डायनेमिक में चेंज ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, हो सकता है कि उसको हम जब कर रहे हैं तो हमें कुछ और चीजें मिली, कुछ और फाइंडिंग्स मिली, तो हो सकता है हमें अपनी केस डेफिनेशन को चेंज करना पड़े। तो थोड़ा सा इसको फ्लेक्सिबल रखते हैं कि अगर इन केस इसको चेंज करना पड़े तो हम इसको चेंज करेंगे। उसके बाद आ जाएगा केस फाइंडिंग। केस फाइंडिंग में कंडक्ट सिस्टमिक सर्च बेस्ड ऑन केस डेफिनेशन, क्रिएट अ लाइन लिस्ट ऑफ द पॉसिबल केसेस पीपल एक्सपोज्ड। किसी को आइडिया है लाइन लिस्टिंग कैसे करते हैं? कभी कोई लाइन लिस्टिंग की है या लाइन लिस्टिंग है क्या? हम्म, सोबिया भी कह रही है नहीं किया, बुशरा ने भी नहीं किया, जमीर रहमान भी कह रहे हैं नहीं पता। ओके राइट। लाइन लिस्टिंग का मतलब ये होता है कि अगर कोई एक कंटेजियस डिजीज के साथ, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के साथ आपको बताती हूँ कि एक टीबी का पेशेंट, पल्मोनरी टीबी का पेशेंट वार्ड ए में एडमिट हो गया। ठीक है, किसी को नहीं पता था कि वो टीबी का पेशेंट है और इमरजेंसी से वो आया फीवर के साथ या कुछ ऐसी हिस्ट्री के साथ और वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो गया। उसको हल्की फुल्की कॉफ थी, फीवर था, लेकिन किसी ने देखा नहीं। और जब उसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन की गई और हिस्ट्री ली गई तो सस्पेक्ट हुआ कि शायद वो टीबी है, क्योंकि उसकी एक्सरेज में कुछ फाइंडिंग्स आ रही हैं। फिर जब डिटेल हिस्ट्री ली तो पता चला कि वो पेशेंट 1 महीने से तकरीबन उसको हल्का हल्का फीवर था और कॉफ थी, और जब उसका एफपीएस मेयर भिजवाया तो वो पॉजिटिव आ गया। अब ये एक ऐसा पेशेंट है टीबी का जो कंटेजियस डिजीज होती है, ये हवाओं में फैलती है, किसी को भी लग सकती है। और वहां पे अब आपने ये देखना है कि ये उन लोगों में और ये रिपोर्ट आ गई इन्फेक्शन कंट्रोल के पास कि आप वार्ड ए के अंदर सस्पेक्टेड टीबी एडमिट हुआ था, ऑन इन्वेस्टिगेशन कंफर्म हो गया ये पेशेंट जो है टीबी का है। अब आप लोग देखें क्या करना है। तो इन्फेक्शन कंट्रोल टीम फौरन जो है वो उन लोगों का पूरा बायोडाटा लेगी जो जो लोग उसके साथ एक्सपोज हुए, यानी उसके कांटेक्ट में आए। हो सकता है कि बराबर का पेशेंट उसके कांटेक्ट में आया, कितनी नर्सिस उसके कांटेक्ट में आई, कौन कौन सी नर्सिस किस टाइम पर कितनी देर के लिए, और जिस वक्त पेशेंट के कांटेक्ट में आई क्या उन्होंने कोई प्रिवेंटिव मेजर्स किए हुए थे, लाइक कोई N95 मास्क पहना था, डॉक्टर्स कितने गए, फिलबॉटमिस्ट कितने गए, एक्सरे के जो लोग थे जिन्होंने एक्सरेज किए वो लोग कौन लोग थे, किन्होंने किया। तो यानी तमाम जो आप उनके कांटेक्ट में आए हुए लोग होते हैं उनकी सबकी लिस्ट जमा करते हैं और फिर उनका ये देखते हैं कि एक्सपोजर कितनी देर का हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नर्स है तो वो पेशेंट के पास वाइटल लेने गई तो कितनी देर तक पेशेंट के साथ ठहरी रही और कितना क्लोज कांटेक्ट था उसका। जिस वक्त वो वाइटल्स कर रही थी क्या उसने उस वक्त कोई मास्क वगैरह पहना हुआ था, सर्जिकल या N95 मास्क या इसके अलावा। तो क्या आप मालूम करते हैं कि वो पेशेंट के पास जो भी गया हेल्थ केयर वर्कर वो कितनी देर के लिए गया, कितना ड्यूरेशन था, किस किस्म का टास्क उसने किया,
और कितनी बार उसका एक्सपोजर हुआ, ये इसको कहते हैं लाइन लिस्टिंग। यानी आप तमाम रिलेटिव जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो आप उनके बोले गैदर करते हैं, और उसकी बेस पे फिर आप रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन करते हैं कि इसमें एक बंदा कितनी देर तक पेशेंट के कांटेक्ट में रहा तो उसका रिस्क ऑफ डिजीज लेने का कितना ज्यादा होगा, क्या वो हाई रिस्क पर है, मॉडरेट रिस्क पर है या लो रिस्क पर है। तो जो रिस्क कैटेगराइजेशन होती है उसके अकॉर्डिंगली हम उन लोगों के लिए प्लान करते हैं कि अब उनको फॉरेन मेडिकल हेल्प चाहिए, या उनको थोड़ा सी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके हम ऑब्जर्वेशन पे रखते हैं, या सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे रखते हैं और उनको अलर्ट कर देते हैं कि अगर आपके अंदर ये फाइंडिंग्स आ गई तो आपने इमीडिएटली रिपोर्ट करना है। तो लाइन लिस्टिंग कहते हैं जो पीपल एक्सपोज हुए, और उसके आगे फिर पूरी डिटेल जो मैंने अभी आपको बताई, ड्यूरेशन कितना था, पीपी कितना यूज किया हुआ था, किस तरह का उनके साथ एक्सपोजर था, और उसके हिसाब से रिस्क कैटेगराइजेशन करके उनको उनको मेडिकली सपोर्ट किया जाता है ताकि वो डिजीज स्प्रेड ना होने पाए। दिस इज कॉल्ड लाइन लिस्टिंग। क्लियर? या कुछ और पूछना है इसमें? गुड। सही। तो उसके बाद आपने केस फाइंडिंग की, हम बात कर रहे थे आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन की। तो पहले आपने केस डेफिनेशन बनाई, फिर केस फाइंडिंग की, रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन किया कि कौन कितने रिस्क पर है, और उसके बाद परफॉर्म डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी, टेबुलेट एंड द ओरिएंट डाटा, पर्सन प्लेस एंड टाइम, कौन लोग इन्वॉल्व हुए, क्या टाइम था, और प्लेस कौन सी थी, जगह कौन सी थी, हॉस्पिटल वार्ड एक जैसे मैंने बात की थी, या कम्युनिटी या ओआर, कुछ कहीं भी, और क्या टाइम क्या था, किस टाइम से लेकर किस टाइम तक, फ्रीक्वेंसीज कितना फ्रीक्वेंटली हो रहा है, उसके हिसाब से मैपिंग करते हैं और एपिडेमिक कर्व बनाते हैं, जो एपिडेमियोलॉजिकल उसका जो कर्व बनता है। उसके बाद आ जाता है हाइपोथेसिस जनरेशन, और कि किस तरह से हुआ होगा और कैसे हुआ होगा, और कंपेयर विद द नॉन सोर्स और सिमिलर आउटब्रेक। ठीक है, तो हाइपोथेसिस में क्या होता है कि हाइपोथेसिस में क्या होता है कि आप जहन में हाइपोथाइज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने टीबी की एग्जांपल दी और मैंने कहा कि इसमें जिन लोगों ने भी 15 से 20 मिनट पेशेंट के साथ टाइम स्पेंड किया वो लोग हाई रिस्क पर हैं फॉर टीबी के लिए। तो उसको मजीद इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पूरा एक हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि कितनी देर तक लोग जो हैं वो कितने लोग जो हैं वो इतनी देर तक एक्सपोज होने की वजह से उनके अंदर डिजीज जो है कितनी आ गई है। ठीक है, तो उसके बेस पे हाइपोथेसिस जो है हम जो भी जनरेट करते हैं वो हमारा नल हाइपोथेसिस भी हो सकता है, यानी रिजेक्ट भी हो सकता है और एक्सेप्ट भी हो सकता है हमारा हाइपोथेसिस सही हो और हो सकता है हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो। डॉक्टर नोमिता पूछ रही हैं कि लाइन लिस्टिंग का मैं दोबारा से बताऊं। डॉक्टर नोमिता, मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल जिस तरह से आजकल कोविड फैला हुआ है, तो हम कोविड से दोबारा कोविड जो आ रहा है और हम लोग इसमें लाइन लिस्टिंग करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमें कहीं पे कोई बंदा पॉजिटिव आता है, हमारा हेल्थ केयर वर्कर अगर पॉजिटिव आ गया, तो हम उसके लिए उसके साथ जो लोग उसके लिंक में रहे, जो लोग उसके कांटेक्ट में रहे, उनकी लाइन लिस्टिंग करते हैं, उनकी पूरी डिटेल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल आरफा जो है वो पॉजिटिव आ गई, तो इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट मुझसे फोन करके पूछेगा कि आपके राब्ते में पिछले 3 दिनों तक, क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड को हम साथ रखते हैं, तो 3 से 5 दिन के अंदर अंदर आपके साथ कितने लोग थे जो आपके कांटेक्ट में आए। मैं उन सब, यस, मींस कांटेक्ट स्क्रीनिंग, यस। तो उसमें हम पूरा भी ये देखते हैं कि कितनी देर के लिए आए, मास्क पीपीईज के साथ आए, विदाउट पीपीईज आए, यानी जिस तरह से वो, फॉर एग्जांपल कोई ऐसी डिजीज है जो कांटेक्ट से लगती है, तो हम कांटेक्ट का वो पूछेंगे, लिंक पूछेंगे कि आपने उनका सेम टॉवल तो यूज नहीं किया, फॉर एग्जांपल आप सेम बिस्तर पे तो नहीं लेटे, या आपने कोई चीज और शेयर तो नहीं की।
लेकिन अगर हम कोविड की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि आप किसी के कांटेक्ट में आए तो क्या उस वक्त आपने N95 मास्क या मास्क, सर्जिकल मास्क पहना था? विदाउट मास्क जैसे लोग अक्सर, ज्यादातर वो पॉजिटिव हुए जिन लोगों ने एक जगह बैठ के खाना खाया। तो हम ये पूछते हैं कि आप दोनों का डिस्टेंस कितना था खाना खाते वक्त, और आप लोगों ने जिस वक्त खाना खा रहे थे क्या डिस्टेंस मेंटेन, क्योंकि उस वक्त मास्क तो नहीं पहन सकते, तो फिर उस वक्त डिस्टेंस पूछते हैं कि डिस्टेंस कितना था आप दोनों के दरमियान और कितनी देर का एक्सपोजर था। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपकी लाइन लिस्टिंग के उसमें आ जाती हैं। ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट को आमतौर पे कहते हैं कि 6 वीक्स अगर उसको एंटी ट्यूबरक्लोसिस मिल गई है और उसने साइन एंड सिम्टम शो करना शुरू कर दिए हैं इम्प्रूवमेंट के, तो आप उसको डी आइसोलेट कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड किसके ऊपर, पूरी हिस्ट्री, क्योंकि आजकल एक्सटीआर टीबी और एमडीआर टीबी भी है, तो उसको पूरा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसकी असेसमेंट करते हैं और उसके बाद उसको डी आइसोलेट करते हैं। नॉर्मली अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड करना शुरू हो गया है एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स पे, तो उसको 6 वीक्स के बाद डी आइसोलेट कर देते हैं। ठीक है जी, अब आपने हाइपोथेसिस जो है वो आपने जनरेट कर लिया, अपना क्वेश्चनर आपने डिजाइन कर लिया कि ये क्वेश्चन है हमारा, और उसके बाद फिर आपने अपने हाइपोथेसिस को इवेलुएट करना है थ्रू दी स्टैटिस्टिक्स, परफॉर्म एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी। अब वो स्टडी कौन सी हो सकती है, कोहॉर्ट हो सकती है, केस कंट्रोल हो सकती है, डिपेंड के उस वक्त क्या हालात हैं, और कंपेयर रिस्क फैक्टर अमंग इल केसेस वर्सेस नॉट इल कंट्रोल। तो आपके जो इल होंगे वो केसेस होंगे और नॉट इल जो है वो कंट्रोल होंगे। आप रिस्क फैक्टर्स को भी उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई फूड या वाटर के साथ हो गई है तो एडिशनल इन्वायरमेंटल स्टडीज होती हैं, फूड एंड वाटर का सैंपल कलेक्ट करें, इन्वायरमेंटल सैंपल्स ले लें, डिटरमाइन व्हाट हैपेंड विद द इम्प्लीमेंटेड सोर्स और द फूड, क्या हिस्ट्री पूरी होनी चाहिए कि क्या हुआ था, किस तरह से जो है वो फोर्स फूड जो है वो सोर्स बना। तो आप इनमें कुछ भी हो सकता है, एडिशनल इन्वायरमेंटल स्टडीज आप किस तरह से कर सकते हैं। मैं अपने एग्जांपल देती हूँ कि हमारे हॉस्पिटल के अंदर एसिनोटोबैक्टर का आउटब्रेक हुआ। एसिनोटोबैक्टर आमतौर पे वेंटिलेटर जो मशीनें होती हैं उनकी वजह से हो सकता है, आईसीयूज के अंदर होता है, लाइंस की वजह से ज्यादा होता है। तो वहां पे अगर हुआ है तो हमने इन्वायरमेंटल कल्चर्स किस तरह से लिए, कि हमें डाउट था कि अगर वेंटिलेटर्स के सर्किट में ये पाया जा रहा है या वेंट के पेशेंट्स में ज्यादातर आ रहा है एसिनोटोबैक्टर, तो हमने वहां पे किस तरह से सैम्पलिंग की होगी। कोई गैस कर सकता है कि अगर वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमोनिया में पेशेंट जो है वो एसिनोटोबैक्टर आउटब्रेक हो रही है, तो हम एक वेंट के पेशेंट पे इन्वायरमेंटल कल्चर्स में क्या क्या चीजें देखेंगे। जल्दी जल्दी गैस करें। आपके पास एक, आप लोग डिप्लोमा कर रहे हैं, इसने कहा कि इन्होंने इन्फेक्शन कंट्रोल में डिप्लोमा किया है और हमारे आईसीयू के अंदर एसिनोटोबैक्टर का आउटब्रेक हो गया है, बताएं क्या करना है। वेंट पे तो आप लोगों ने सबने देखे होंगे ना पेशेंट, क्या क्या चीजों को चेक करेंगे। एवरीथिंग तो बहुत जनरलाइज है यार, स्पेसिफिक हो जाओ। कुछ भी भाई, कुछ भी बताएं, चाहे गलत हो सही हो। वाटर क्वालिटी। नहीं, न्यू एडमिशन एंड नो पेशेंट ट्रांसफर इन अदर वार्ड। एयर क्वालिटी, लास्ट पेशेंट यूज द वेंट, सही। सर्किट, यस। ओके, राइट। अच्छा, पहले तो हमें सिनेटोबैक्टर के बारे में ये समझना होगा कि ये लगता कैसे। तो ये कॉन्टैक्ट से लगता है, ठीक है, वो ये ग्रो करता है इन्वायरमेंट से ही। तो हमने वाटर क्वालिटी की बात की डॉक्टर नोमिता ने, तो हम ये देखेंगे कि पानी, बिल्कुल पानी को चेक करना चाहिए, एक सोर्स हो सकता है, पानी भी पानी के अंदर पाया जा सकता है।
लेकिन अगर हम सर्किट की बात कर रहे हैं तो हमें किन किन चीजों का देखना होगा। पहले तो जो वहां पे जो हेल्थ केयर वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके हैंड हाइजीन की प्रैक्टिस और हैंड कल्चर्स ले सकते हैं। ठीक है। फिर सर्किट पे किसी ने बात की, सर्किट ले सकते हैं। फिर सबसे बड़ा जो सोर्स हमारा हो सकता है, जब हम सक्शनिंग कर रहे होते हैं तो हमारे जो हम कहते हैं कि सक्शन करते वक्त ओरल कैथेटर अलग होना चाहिए और आपका जो एंडोट्रेकियल ट्यूब का सक्शन कैथेटर अलग होना चाहिए। अब वो देखा कि वो सही है, लेकिन जिस जो वाटर यूज किया जा रहा है फॉर द सक्शन पर्पस, वो स्टराइल है कि नहीं है, और अगर स्टराइल है भी तो वो कितना फ्रिक्वेंटली चेंज किया जा रहा है, और जिस बॉल में उसको यूज किया जा रहा है क्या वो बॉल हर 24 आवर्स के बाद स्टराइल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजों को हमने इन्वेस्टिगेट किया। जो वो वाटर जो सक्शन के लिए यूज हो रहा था, वो बॉल जो सक्शन वाटर को जिसमें डाल रहे थे, उसके अलावा ओरल हाइजीन को हमने देखा कि ओरल हाइजीन हो रही है कि नहीं हो रही है, और फिर प्लस हमने देखा कि हैंड हाइजीन प्रॉपर है कि नहीं है, और हमें उसी से सोर्स मिल गया। हो ये रहा था कि वो लोग ओरल हाइजीन नहीं कर रहे थे, और जो बॉल जिसके अंदर सक्शन पानी होता है वो उसको क्लीन नहीं कर रहे थे। और उसके बाद जो अभी किसी ने कहा था कि पेशेंट को देखना है कि पहला पेशेंट जो गया था उसमें तो नहीं था, और वो दूसरा जो पेशेंट शिफ्ट होके उसकी जगह नया पेशेंट आया तो वहाँ इन्वायरमेंट क्लीनिंग थी कि नहीं थी, वहां पे हुआ। और हमें पता चला है कि हाउसकीपिंग बेड भी क्लीन करता है, इन्वायरमेंट भी क्लीन करता है, लेकिन फिर भी आ रहा है तो हमने उनके ऊपर भी फोकस किया कि हेल्थ केयर वर्कर्स क्या कर रहे हैं। और हमने देखा कि हेल्थ केयर वर्कर एक ही टॉवल के साथ पूरे बेड को क्लीन किया उसने, और फिर दूसरे बेड पे चला गया। तो हमने क्या किया कि एक तो ये कि बॉल को जो वाटर का जो यूज हो रहा था उसको 24 घंटे में चेंज करना शुरू किया, स्ट्राइल वाटर प्रोवाइड किया। जो बॉल थे उसको स्ट्राइल कराना शुरू किया, और हाउस कीपिंग से कहा कि सिंगल टाइम सिंगल टॉवल यूज करे और फ्रिक्शन के साथ करे, सोप एंड वाटर को फ्रिक्शन के साथ यूज करे, और प्लस कांटेक्ट टाइम दे डिसइंफेक्टेंट को जिससे एनवायरनमेंट को क्लीन कर रहा है। और आप यकीन करें कि ये 3 दिन की एक्सरसाइज से हमारे वहां से एसिनोट्रोपिक्टर जो था वो एरेडिकेट हो गया। तो ये छोटी छोटी सी माइनर माइनर सी चीजें होती हैं जिस पे फोकस करके हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि सोर्स क्या है, और उसको एरेडिकेट करने के लिए भी स्टेप्स ले सकते हैं, और ये सही होता है। ठीक है जी। तो इन्वायरमेंट एडिशनल इन्वायरमेंट कल्चर्स में आप अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग भी करते हैं, चीज़ों को देखते भी हैं, प्रैक्टिसेस पे भी नज़र रखते हैं, और उसके हिसाब से आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं एडिशनल इन्वायरमेंटल स्टडीज के लिए। इम्प्लीमेंट कंट्रोल प्रिवेंटिव मेजर्स आपका नवा स्टेप्स होगा। कोऑर्डिनेट विद ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग रेगुलेटरी पार्टनर्स, डेवलप स्ट्रेटजीज टू प्रिवेंट फर्दर आर फ्यूचर इलनेस। उसके बाद आप क्या करते हैं कि अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो हम क्या करेंगे तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ। हमारे स्टेक होल्डर्स कौन कौन हो सकते हैं? इन्फेक्शन कंट्रोल टीम के स्टेक होल्डर्स कौन कौन हो सकते हैं? इन्फेक्शन कंट्रोल स्टूडेंट को ना बड़ा एक्टिव होना चाहिए, फास्ट फास्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, थिंक करें और डाल दे। हेलो 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 हेलो, जाग रहे हैं? असद मुनसिफ कह रहे हैं कि फाइनेंस यस, लेकिन ये बहुत आगे जाकर होगा। इससे पहले इमीडिएट हमारे कौन से हो सकते हैं स्टेक होल्डर्स? जाग रहे हैं, जाग रहे हैं। मैनेजमेंट, यार इससे भी इमीडिएट ना, मैनेजमेंट ने तो हमें सपोर्ट कर दिया, उसने तो कहा कि आप करें इन्वेस्टिगेशन, आउटब्रेक हुई है इन्वेस्टिगेशन करें, मैनेजमेंट सपोर्ट कर रही है। करीब करीब से ढूंढे ना, यस। हेल्थ केयर वर्कर्स, नर्सिंग हो सकती है, डॉक्टर्स हो सकते हैं, लेबोरेटरीज हो सकती हैं, बिल्कुल। तो आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं, आप करीब करीब देखें कि पेशेंट की सराउंडिंग में काम कौन कौन कर रहा है। ठीक है जी, बिल्कुल। तो आपके स्टेक होल्डर्स में हो गए नर्सिंग, डॉक्टर्स, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, लेबोरेटरी, बिल्कुल।
तो ये सारे लोग आपके वो हैं जो पेशेंट की सराउंडिंग में काम कर रहे हैं, जो पेशेंट की इंफॉर्मेशन भी आपको दे सकते हैं और जिनका करेक्टिव एक्शन लेके उनकी सारी जो प्रैक्टिसेस हैं उसको बेहतर करके वहां पे हम फर्दर इलनेस से बचा सकते हैं। यस, फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, लेकिन फैमिली मेंबर्स का बहुत ब्रॉड उसमें आ जाता है, क्योंकि आप टारगेट अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को अगर करेंगे तो ज्यादा जल्दी अचीव कर सकते हैं आप अपनी चीजों को। फैमिली मेंबर्स की एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि हर बार एक नया पेशेंट, नई फैमिली। लेकिन आपके जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको अगर आप टारगेट कर लेते हैं तो ये वाला फैमिली मेंबर वाला टारगेट अचीव किया जा सकता है। तो हमारे जो ज्यादा स्टेक होल्डर्स होंगे, जिनको हम जो रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स होंगे, वो जो पेशेंट एरिया में काम कर रहे हैं, पेशेंट के साथ इन्वॉल्व है। ठीक है जी। और उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने जो भी फाइंडिंग्स की उसकी कम्युनिकेशन है, डिसेमिनेट आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडियंस को करेंगे। वो इंटरनल आपके ऑडियंस कौन सा हो सकते हैं, वो जो आपके स्टेक होल्डर्स थे, जो आपके सपोर्टर थे, जो आपके साथ काम कर रहे थे, जो इन्वेस्टिगेशन करने में हेल्प कर रहे थे कि पेशेंट के साथ ये प्रॉब्लम हुई है और इसको हमें किस तरह से कवर करना है। तो उसके बाद आप उनके साथ शेयर करेंगे, और प्लस गवर्नमेंट के कुछ इदारे होते हैं जो हमसे रिपोर्ट्स मांगते हैं। जैसे आजकल कोविड, अगर हमारे पास पॉजिटिव टेस्टिंग आती है तो भी हम गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स हैं उनको इन्फॉर्म करते हैं, या हमारे कोविड पेशेंट की एक्सपायरी हो जाती है तो भी हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म कर रहे होते हैं। इसी तरह से जो वैक्सीनेशन हो जाती हैं, जैसे कोविड के अगेंस्ट जो वैक्सीनेशन हो रही हैं, उसके लिए भी हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, तो सॉरी, ऑडियंस कोई भी हो सकते हैं, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। तो जो भी फाइंडिंग्स आई हैं आपकी, वो आपने उनके साथ शेयर करनी है। और उसके बाद एजुकेट करना है कम्युनिटी को, चाहे वो हेल्थ सिस्टम कम्युनिटी हो, चाहे आपकी पब्लिक हो, चाहे आपके इल पर्सन हो, या आप किसी रेस्टोरेंट में कोई अगर ऐसी आउटब्रेक हुई है, जैसे बुटेलिज्म जो है आमतौर पे रेस्टोरेंट्स में देखा जाता है कि जो बहुत पुरान अरसा से उन्होंने कैन फूड्स या जो फ्रीज किए हुए रखे होते हैं मीट, तो उसके अंदर बहुत बड़ा सोर्स बन सकता है। तो आप रेस्टोरेंट्स के लोगों को भी कर सकते हैं, एंड पब्लिक हेल्थ स्टाफ को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें कम्युनिकेट की जा सकती हैं, एजुकेट की जा सकती हैं, फर्दर फर्दर इलनेस से प्रिवेंट होने के लिए पब्लिक अवेयरनेस की जा सकती है, हेल्थ केयर वर्कर्स की अवेयरनेस की जा सकती है, ताकि इस तरह का कोई फर्क वो ना आए। आजकल हम कोविड के अलावा और कौन सी आउटब्रेक, आप लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, आपके अपने हॉस्पिटल में किस चीज की रिसेंटली आउटब्रेक हुई है, ताकि मुझे अंदाजा हो कि आप इसको कितना समझें। कोविड के अलावा, कोविड के अलावा और कौन सी आउटब्रेक आपके एरिया में, आपके हॉस्पिटल में या हेल्थ केयर सिस्टम में या सेटिंग में हुई है? डेंगी, यस, डेंगी का आउटब्रेक हुआ है, बिल्कुल। इसके अलावा एक और आउटब्रेक भी हमारे कंट्री लेवल पर चल रहा है, जिसने बहुत तंग किया हुआ है। डेंगी हो गया ना भाई, मलेरिया हुआ, ठीक है। मलेरिया कम्युनिटी में हो सकता है ना। टाइफाइड फीवर, यस, टाइफाइड फीवर, रेजिस्टेंट टाइफाइड फीवर फैला हुआ, ये कम्युनिटी के ज्यादातर। पोलियो आपका कम्युनिटी का है, टीबी आपका कम्युनिटी से है, हेपेटाइटिस सी एंड टीबी, यस, टीबी आपका कम्युनिटी से आता है। तो ये आपको ये भी आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से जो आउटब्रेक्स हैं वो कम्युनिटी में हो सकते हैं, और कौन से आउटब्रेक हैं जो आपके विद इन हॉस्पिटल के अंदर हो सकते हैं। तो अभी तक जितने आपने बताए ये सारे कम्युनिटी से, ज्यादातर कम्युनिटी से आते हैं। और जी बिल्कुल। तो टीबी है, मलेरिया है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस सी है, ये सारे ज्यादातर जो हैं, आप मोस्टली आपको आउटब्रेक्स मिलेंगी कम्युनिटी के अंदर। पोलियो है जो अभी किसी ने नाम लिया, अब तो पोलियो शुक्र है अल्लाह का कि काफी, मेरा ख्याल है 2 साल हो गए हैं पाकिस्तान में कोई केस आइडेंटिफाई नहीं हुआ है पोलियो का। तो ये हमारे कम्युनिटी के हैं। हमारे हॉस्पिटल के अंदर से कौन से हो सकते हैं?
यस, CRE हो सकता है, बिल्कुल, कार्बापेनम रेजिस्टेंस इंटरवेक्टिव। सूडोमोनास का आउटब्रेक हो सकता है, वेरी डेंजरस। अगर सूडोमोनास हमारे ब्लड में आ गया तो इसका ट्रीट करना सबसे मुश्किल काम है, आमतौर पे पेशेंट नहीं बचते, इसलिए इससे बचना बहुत जरूरी है। MDR मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म, MRSA इकोलाई, अगर कार्बापेनम रेजिस्टेंस इकोलाई है तो बहुत खतरनाक ये चीजें, ये बिल्कुल हॉस्पिटल की हैं। MDR CRA हो सकता है, कार्बापेनम रेजिस्टेंस एसिनोटोबैक्टर, कार्बापेनम रेजिस्टेंस सूडोमोनास, ये वो ऑर्गेनिज्म है जिससे हमारे पेशेंट बचते नहीं हैं। अभी तो कोलेस्ट्रीन जो हम यूज करते हैं, लास्ट लास्ट हमारे पास एक रह जाती है, एक हमारे पास ऑप्शन रह जाता है, हम उस अब वो भी बहुत सारे पेशेंट्स के ऊपर काम नहीं कर रही है। तो हल क्या है इसका? हमने देख लिया कि कम्युनिटी में कौन से चले हम पहले कम्युनिटी से बात करते हैं। तो कम्युनिटी में अगर हमारे पास टाइफाइड आ रहा है या मलेरिया आ रहा है या डेंगू आ रहा है, तो सोल्यूशन क्या है? हम कम्युनिटी को कैसे एजुकेट कर सकते हैं, या हम अपने सराउंडिंग में कैसे चीजों को बेहतर कर सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए? रियलिस्टिक अप्रोच क्या होगी? यस, हाइजीन। और हाइजीन को खराब करने वाले कौन है? मुझे लग रहा है भाषण टाइम हुआ चाहता है। हम हेल्थ केयर वर्कर्स, कम्युनिटी में तो हम हेल्थ केयर वर्कर्स नहीं करते ना, लेकिन है हम ही। बिल्कुल हम ही हैं, अपनी सराउंडिंग को खराब करने वाले, और हम ही होंगे इंशाल्लाह अपनी सराउंडिंग को साफ करने वाले। तो आसपास नजर दौड़ाएं, और सबसे पहले खुद पे दौड़ाएं, अपने घर पे और अपने घर वालों पे दौड़ाएं कि क्या उनकी किसी एक्शन से कोई कम्युनिटी के अंदर, अ, हाँ हमारा सिटीजन भी है, तो हमारे किसी एक्शन से क्या कोई डिजीज फैलने का चांसेस तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने घर में अगर साल्मोनेला से बचना चाहते हैं, अगर हम टाइफाइड से बचना चाहते हैं, तो हमें पानी उबाल कर पीना है ना, हमें साफ पानी पीना है। तो हमें ये तमाम खुद से करना होगा, जब तक कि हमारी गवर्नमेंट उस काबिल नहीं हो जाती कि कुछ करके दे दे, तब तक हमें अपना ख्याल खुद करना है। तो हमें वो पानी इस्तेमाल करना है जो पानी साफ हो। बाहर से गंदे मंदे खाने नहीं खाने हैं, बाहर की चीजें, ऐसी चीजें नहीं खानी है जिससे गंद फैले। घर के अंदर ऐसी ऐसी सिचुएशन नहीं आने देनी है कि मक्खियां जमा हो, तो हम उससे बच सकते हैं। पानी जमा ना हो तो मलेरिया से और डेंगू से बच सकते हैं, है ना। और अगर हम सेफ केयर करें, और हेपेटाइटिस ए से बच सकते हैं, ई से बच सकते हैं। अगर बी से और सी से बचना है तो हमें बार्बर की शॉप पे जो हम बाल कटवाने हमारे मर्द हजरात जा रहे होते हैं, तो वो इन चीज़ों का ख्याल करें, उनको एजुकेट करना है कि वो बार्बर की शॉप पे जाके किसी का यूज किया हुआ ब्लेड इस्तेमाल ना करवाएं, किसी का यूज किया हुआ कोई ऐसा शार्प वो चूज यूज ना करें जो इनको डिजीज खुदा ना खास्ता फैला दे। इसी तरह से जो पार्लर में जाते हैं पेडिक्योर मैनिक्योर कराने के लिए, वो इन चीज़ों का ख्याल रखें। क्लिनिक्स में जाएं, जो छोटे छोटे क्लिनिक्स होते हैं, वहां जाके देखें कि वो लोग आपके ऊपर रीयूज सिरिंजेस तो नहीं इस्तेमाल कर रहे, उसको देखें। आप विजिलेंट हो जाएं, खुद अपनी सराउंडिंग में देखें। इसी तरह से जब आप घर पर हॉस्पिटल के अंदर आए, तो हॉस्पिटल के अंदर आपने क्या करना है कि आपकी प्रैक्टिसेस सेफ होनी चाहिए। आप सिर्फ अपने आप को महफूज ना करें, आपका पेशेंट भी आपका क्लाइंट है, पेशेंट भी आपकी जिम्मेदारी है, उसको सेफ केयर प्रोवाइड करें। तो हॉस्पिटल के अंदर जो चीजें देखने की हैं वो आपका प्रैक्टिसेस हैं, एसेप्टिक टेक्निक हैं, प्रोसीजर्स हैं, उसके लिए एसेप्टिक टेक्निक यूज करनी है। इन्वायरमेंट है, उसको क्लीन एंड नीट रखना है। हमारा पानी है जिसको ट्रीटेड होना चाहिए, साफ सुथरा पानी होना चाहिए। हमारा फूड सर्विस डिपार्टमेंट है जिसको सेफ और हेल्दी फूड प्रोवाइड करना चाहिए। तो सफाई 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 सफाई, यही हमारे पास अब हल रह गया है। वरना जिस तरह से मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, CDC 2025 की बात कर रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है 2023 में ही हम लोग इसका शिकार हुए जा रहे हैं और बहुत बुरे हालात में हैं। तो रोल हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, करने का काम हमारे लिए बहुत कुछ पड़ा हुआ है, सारे मैदान खाली पड़े हुए हैं, बहुत काम है करने का। अगर हम ये सारी चीजें
ये सब चीज़ों को हम अप्लाई करते हैं तो इंशाल्लाह इस तरह की आउटब्रेक्स होंगी ही नहीं। बच्चों को स्पेशली, हाँ, टाइफाइड के हवाले से जो मुझे एक चीज़ वो आ रही है, जो बच्चे छोटे छोटे से चिप्स और क्रैकर्स बाहर से लेके खाते हैं कम पैसों में। तो अमेरिका में एक आउटब्रेक हुई थी टाइफाइड की, जिसपे उन लोगों को उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और उनको समझ नहीं आ रही थी कि ये हो कहाँ रहा। आखिर वो लोग ऐसी जगह पहुंचे जहाँ पे वो जो चिप्स के ऊपर स्प्रिंकल करते हैं मसाला, उस मसाले के अंदर उन्होंने टाइफाइड, साल्मोनेला की कुछ ऑर्गेनिज्म मिले। तो इस तरह की चीजें, और वहां पे तो इतना क्वालिटी कंट्रोल है, उसके बावजूद उनके मसालों के अंदर साल्मोनेला टाइफाइड जो था वो ग्रो कर गया। हमारे यहाँ पे तो कोई क्वालिटी कंट्रोल ही नहीं है। तो बच्चों को इसी चीजों से बचाएं, बच्चों को बाहर की चीजें ना खाने दें, घर पे ही उनके लिए एपिटाइजर टाइप की चीजें इस तरह की जिनको उनको देख के अच्छा लगे वो चीजें बना के दें, ताकि बच्चे बाहर की चीजें खाने के आदी ना हो। तो हम लोग वैसे भी थोड़े से अब वो हो गए, डिजाइनर और फूड पांडा ने हमारी वैसी हालत खराब कर दी। खाना पकाने को दिल नहीं चाह रहा तो फूड पांडा कर ले। तो ये चीजें जो है, लेकिन डिजीज हेल्थ के लिए भी बहुत सारी डिजीज कॉजिंग हो सकती हैं। तो ख्याल रखें अपना। आज का लेक्चर बहुत स्मार्ट शॉर्ट एंड स्मार्ट था। होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और जब आप लोग इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंड करेंगे। और हम, अगर आप लोगों का जो प्रैक्टिकल वाला टाइम है जिसमें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए आप लोग आएंगे हमारे पास, तो अगर उसमें कुछ उस वक्त कुछ ऐसी चीज़ हुई तो हम आपके साथ मिलकर इसको इन्वेस्टिगेट करके इसको प्रैक्टिकली भी सिखा सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? फिर सो गए सब लोग? चलें, ठीक है, तो आज आपकी छुट्टी जल्दी हो जाती है। ठीक है जी। जो लोग कराची में है वो कैसे हैंड्स ऑन करेंगे? हैंड्स ऑन करेंगे कराची, जैसे बाकी सब एरिया के लोग आएंगे वैसे आप लोग भी आएंगे। आपके साथ पूरी तफसील शेयर की जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। जो आउट ऑफ कराची हैं वो भी कराची आएंगे, जो कराची के हैं वो भी कराची आएंगे, और आप लोगों के साथ सारा स्केड्यूल फरहान शेयर कर देंगे, और जो भी कंफ्यूजन होगी वो भी इंशाल्लाह क्लियर होगी। अ, अ, हम लोग प्लान ये कर रहे हैं कि आप लोगों के साथ स्केड्यूल शेयर कर दें कि कौन सा वाला ग्रुप कौन किस डेट्स पर आएगा, और हम इसको इंशाल्लाह मार्च मार्च के लास्ट वीक से शायद ये स्टार्ट हो जाएंगे, होपफुली मार्च के लास्ट में या अप्रैल के उसमें। और एक हफ्ते के लिए आप लोगों को कराची आना होगा। जो लोग आउटसाइडर कराची हैं उनको हम अपने जो हमारे इंडस के सब्सिडाइज्ड होटल्स हैं वहाँ का एड्रेस आपको बता देंगे, और वहाँ पे अगर किसी के फैमिली मेंबर्स रहते हैं तो वो यहाँ आकर उनके साथ स्टे कर सकते हैं। लाहौर में, एक्चुअली लाहौर में वो इन्वायरमेंट, एक्चुअली हम लोग पिछले 4 सालों से कर रहे हैं लाहौर में, और लाहौर में वो सारी चीज़ें हम आप लोगों को दिखा नहीं पा रहे हैं जो एक्चुअल में होनी चाहिए। हालांकि इंडस के अपने हॉस्पिटल्स वहाँ मौजूद हैं, लेकिन थोड़ी सी हमारी लिमिटेशंस हैं वहाँ पर, वैसा नहीं कर पाते हैं जैसा कि यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पूरा सेटअप है, सारी चीज़ें हैं। और आके आप लोग देखेंगे तो आपको एक डिफरेंट एक्सपोजर मिलेगा। तो साइमा, कोशिश करें कि एक हफ्ते की छुट्टी लें। मैंने आपको कल भी बताया था कि
जब भी आप किसी और जगह का एक्सपोजर लेते हैं वो हमेशा आपके लिए हेल्पफुल होता है। तो अभी तो इन्फेक्शन कंट्रोल के लोगों के लिए तो अभी मैदान खुले पड़े हुए हैं। आप लोग जो है बाहर के ममालिक पे भी जाएं और जाके आप लें एक्सपोजर के किस तरह से है। ओप्पो 7, मुझे आपका नाम नहीं पता कि ओप्पो 7 का नाम क्या है। मैं आपको बताऊं कि जब मैं तुर्की गई थी हजीटेबा यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ट्रेनिंग के लिए, तो मेरा बेटा 1.5 साल का था। और जब मैं गई थी तो वो क्रॉल करता था, जब मैं आई हूँ तो वो पाँव पे चलता हुआ मुझे मिलने आया, मेरे पास भागता हुआ आया था। तो थोड़ा सा सेक्रीफाइस तो देना पड़ता है। बच्चे को आप साथ ला सकती हैं, अपने साथ किसी को साथ ले आए, वो इसको देखेंगे। और बिल्कुल कराची में आए, बहुत मजा आएगा। बहुत मजा आएगा हकीकत, क्योंकि हम लोग खुद जब लाहौर जाते हैं तो हम लोगों को खुद परेशानी होती है कि हम कैसे आप लोगों को बताएं समझाएं कि चीजें होती कैसे हैं। यहाँ पे तो एक सिस्टम बना हुआ है। उस सिस्टम के साथ काम करके आप लोग सीखेंगे कि आपने इस तरह का सिस्टम अपने यहाँ कैसे बनाना है। हमने भी इसको यहाँ पे डेवलप किया, बनाया। और 100% एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन काफी हद तक बेहतर है, जिसको देखकर सीख कर आप लोग अपने यहाँ उन सारी चीजों को स्टैब्लिश कर सकते हैं। और आप लोगों को ग्रुप में अपनी मर्जी के बन सकते हैं। तो असद मुंसिफ इसमें मेरा ख्याल है, फरहान आपको बेहतर बता देंगे। हमने कहा तो उनको ये है कि आप इस तरह से ग्रुप्स को रखें कि लोग कंफर्टेबल हों। और दूसरा मैं ये चाहूंगी कि सारे लोग मिक्स आए। इससे क्या होगा कि आपकी कम्युनिकेशन बढ़ेगी। अगर फॉर एग्जांपल जैसे कल मुझे कोई कह रहा था कि हम आरटीएच के लोगों का एक ग्रुप बना दें, तो अगर आप लोग आरटीएच के लोग ही मिलकर आएंगे तो आरटीएच ही की आइसोलेशन में रह जाएंगे। हम लोग, मैं अपने एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब मैं वहाँ लबनान गई थी बैरूत में, तो वहाँ पे तकरीबन मेरा ख्याल है 14 कंट्रीज से लोग आए हुए थे। नहीं, सात सात कंट्री से लोग आए थे। और उन्होंने जिस होटल में, एक ही होटल में सबको ठहराया था। और सबके रूममेट्स जो थे वो अलग अलग मुल्कों से थे। यानी पाकिस्तान से 6 लोग गए थे, और वो उसमें से मेरी फ्रेंड भी एक थी। मैंने उनसे कहा कि मुझे उसके साथ ठहरना है, तो उन्होंने कहा कि इस हम लोग नेटवर्किंग नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने उन्होंने अपनी मर्जी से रूम्स भी हमें उन्होंने अपनी मर्जी से दिया। तो मेरे साथ एक ब्राजीलियन डॉक्टर थी जो मेरे साथ शेयर कर रही थी रूम। और आप यकीन करें कि ये जो चीज थी ना, वो उसने हमें बहुत फायदा दिया। अभी मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो इजिप्ट में भी हैं, ब्राजील में भी हैं, लबनान में भी हैं। इसी तरह से डिफरेंट कंट्रीज में लोग जो हैं वो फ्रेंड्स हैं। जमीका में हैं। तो उससे क्या फायदा होता है कि आप डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट उनके जो हॉस्पिटल इश्यूज और डिफरेंट इंफॉर्मेशन आप ले रहे होते हैं, और आपकी दुनिया भर में नेटवर्किंग बनती है। मैं तो चाहूंगी कि अब दुनिया में तो अभी हम उस काबिल नहीं हुए हैं कि आप लोगों को इंटरनेशनल विजिट कराएं, लेकिन नेशनली तो आप लोगों के साथ नेटवर्किंग हो सकती है ना। कितना अच्छा लगेगा पंजाब का जो बंदा है वो केपीके के बंदे से मिले, और बलूचिस्तान का बंदा पंजाब के लोगों से मिले, और सिंध के लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ। तो ये नेटवर्किंग वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आप लोगों की कम्युनिकेशन वो बढ़ेगी, कम्युनिकेशन बढ़ेगी। आप लोगों की आप लोगों को पता चलेगा कि दूसरे एरियाज में क्या हो रहा है या दूसरे हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा है, उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो आप लोग इस कोशिश कीजिएगा कि ऐसे ना करें कि आप लोग अपने ही हॉस्पिटल से या अपने ही एरिया से लोग इकट्ठे होकर आए और इकट्ठे होकर चले जाएं, और आपको पता भी ना चले कि बाकी एरियाज में क्या हो रहा है। तो खुद को खोलें, अपने दिमाग को खोलें, अपने सोच को, अपने विजन को ओपन करें। दूसरों के लिए अपने अम, बाजू फैलाएं, लोगों को वेलकम करें, उनके कल्चर्स को देखें, उनके व्यूज को देखें, उनके चैलेंजेस को देखें, और फिर मिलकर उसको सॉल्व करें। और इंशाल्लाह एक दिन हम एक ऐसी ही पावरफुल नेशन बनकर आए जो दूसरों को हेल्प करती है, सपोर्ट करती है, लर्न करती है, करेक्ट करती है। इंशाल्लाह। ठीक है। गुड। तो मिलेंगे इंशाल्लाह। मुझे खुद बहुत अच्छा लगेगा जब आप लोग सब यहाँ आएंगे, हम एक दूसरे से मिलेंगे, अपनी चीजें शेयर करेंगे। इंशाल्लाह। ओके। सो
खुदा हाफिज कहें या अभी भी गॉसिप करने को दिल चाह रहा है? ओके, अल्लाह हाफिज।